सभी को नमस्कार। मेरा नाम भारती शर्मा। मैं G++ रोहतक भिवानी रोड विद्यालय में लेक्चरर इन केमिस्ट्री के पद पर हूँ। 9th क्लास के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 8 जिसका नाम है गति या मोशन। देखिए बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर है, सड़क किनारे खड़ा हुआ ट्रक है, हमारे घर में कुर्सी अपनी जगह रखी हुई है, मेज अपनी जगह रखी हुई है, सोफा रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, आपका बैग रखा हुआ है, आप खुद एक जगह बैठे हुए हो। और बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी देखते हैं जो गति कर रही होती हैं, जो चलायमान होती हैं, जैसे गाड़ियां चल रही हैं, हवा चल रही है, ग्रह नक्षत्र आदि गति कर रहे हैं, बच्चा साइकिल चला रहा है, बच्चे रेस लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो एक ही जगह पर बैठी हुई हैं, या बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी हैं जो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हैं। तो दो स्थिति होती है हमारे पास, विराम अवस्था और गतिमान। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, उस अवस्था को हम कहते हैं वस्तु विराम अवस्था में है। विराम का मतलब रेस्ट। वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। जैसे उड़ते हुए पक्षी, चलती हुई गाड़ी, ग्रह नक्षत्र तारे आदि सभी गति करते हैं, खेलते हुए बच्चे, हवा चल रही है, तो सभी ये गति में है। तो हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है? तो यहां से हमें गति की परिभाषा मिलती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। अब देखिए, हम एक बस में यात्रा कर रहे हैं। उस बस में यात्रा करने के दौरान हम 3 अवस्थाएं महसूस कर सकते हैं। कैसे? जब हम खुद बस में यात्रा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जो सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ पौधे हैं वो विपरीत अवस्था में चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमें लगता है कि हम तो आराम अवस्था में हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो है वो विपरीत अवस्था में चलायमान हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक आदमी जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, जिसके लिए बस के यात्री तो गति कर रहे हैं और वो खुद वहां पर विराम अवस्था में खड़ा है। और तीसरी अवस्था क्या होती है कि जो उस बस के अंदर यात्री बैठे हुए हैं वो यात्री एक दूसरे को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो विराम अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हमारी यही बात निकल कर आती है कि गति जो है, गति वो जब महसूस करते हैं कि जब स्थिति में परिवर्तन होता प्रतीत होता है, जब स्थिति में परिवर्तन हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। अब गति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, गति के पाथ विभिन्न हो सकते हैं। जैसे कि सीधी रेखा में गति, एक बच्चा साइकिल चला के जा रहा है तो सीधी रेखा में गति होगी। वृत्त में गति, एक रस्सी को हमने पत्थर बांध रखा और उसको हम घुमा रहे हैं तो वृत्त में गति। घूर्णन गति, आप जो बच्चे जो खेलते हैं लट्टू से, तो वो लट्टू ऐसे घूर्णन करता है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूर्णन गति, अपनी एक्सिस पे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन गति करती है। और कंपन गति, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कंपन से पैदा होती हैं। इस अध्याय में हम केवल सीधी रेखा में गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीधी रेखा में गति। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आइए हम अपने चैप्टर 9 को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, शुरू में पहली वीडियो में हमने केवल गति का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे हम कहते हैं कि गति में है।
आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि नाम है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला के जा रहा है या दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो सरल रेखा में गति कर रहा है। अब सीधी रेखा में गति को बताने के लिए हमें किसी एक मूल बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जहां से हम उसकी दूरी को या उस गति को नापना शुरू करते हैं। उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। जहां से कोई वस्तु अपनी गति आरंभ करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, हम ज्यादातर जो दूरियां हैं वो एक रेफरेंस बिंदु, एक मूल बिंदु मानकर बताते हैं। जैसे आप बताओगे कि हमारा जो विद्यालय है वो बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बस स्टैंड को हमने यहाँ पर क्या मान लिया? मूल बिंदु मान लिया। और ज्यादातर दूरियां किसी ऐसे प्रसिद्ध स्थान से ही मापी जाती हैं, जैसे बस स्टैंड से मापते हैं, रेलवे स्टेशन से मापते हैं, तो उस जगह को एक निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि दूरी किसे कहते हैं। मान लो एक बच्चे ने इस मूल बिंदु से अपनी गति तय करी। वो पहले बिंदु C पर आता है जो कि 10 मीटर की दूरी पे है, फिर बिंदु B पर जो कि और 10 मीटर की दूरी पर है, और उसको पहुंचना है बिंदु A पर। तो यहां से होता हुआ B से लेकर A तक की दूरी जो है वो 20 मीटर की है। अब उसने कुल कितनी लंबाई तय करी? उस बच्चे ने वो O से C पे गया, C से B पर और B से A पर। तो ऐसा करने में उसने जो कुल लंबाई तय करी वो है 10 जमा 10 जमा 20 40 मीटर। तो यहां से हमारे पास एक टर्म निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं दूरी। तो दूरी की परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे इस केस में वस्तु ने कुल लंबाई कितनी तय करी है? 40 मीटर। और दूरी को मापते किसमें है? जो दूरी का SI मात्रक है वो होता है मीटर, और मीटर को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। दूरी के बारे में हम बताएंगे कि यह एक अदिश राशि है। अदिश, बिना दिशा के, यानी कि दो तरह की राशियां होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, दिशा रहित और दिशा सहित। तो ऐसी राशियां जिनमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने कहा कि राम 40 मीटर चला, हमने ये नहीं बताया कि वो किस दिशा में चला, 40 मीटर चला, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? ये है दूरी। तो इस तरह से दूरी एक अदिश राशि है, और चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी कभी, किसी वस्तु की दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। तो ये सब दूरी के बारे में, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्थापन किसे कहते हैं तथा दूरी एवं विस्थापन में अंतर क्या है। थैंक यू। हेलो बच्चों, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। इससे पिछले में हमने पढ़ा था दूरी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन की परिभाषा: किसी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का अपने मूल बिंदु अपने घर से चला, उसके घर को हम क्या मान देंगे? यहाँ पर
मूल बिंदु, और उसको जाना है अपने दोस्त के घर, जो कि उसके घर से 30 मीटर की दूरी पर है। वो जाता है ओ से बिंदु ए पर 30 मीटर की दूरी पर, फिर ए से वापस अपने दूसरे दोस्त के घर जाता है जो कि ए से 10 मीटर की दूरी पे है। जाके वापस उसी लाइन में 10 मीटर की दूरी पर उसका दूसरे दोस्त का घर है। तो यहाँ पर उस बच्चे के द्वारा कितनी दूरी तय की गई और कितना विस्थापन कितना हुआ। तो देखिए, दूरी की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई यानी कि कुल लंबाई 30 मीटर वो गया दूसरे दोस्त के घर, वहां से 10 मीटर दूसरे दोस्त के घर गया, तो उसने कुल लंबाई कितनी तय करी, 30 और 10 40, तो दूरी 40 मीटर। अब हमने विस्थापन की परिभाषा में पढ़ा है कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी हुई कि 30 यहाँ पर गया था, वापिस 10 इधर आ गया, वापिस 10 इधर आ गया, तो न्यूनतम दूरी मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी, तो मूल बिंदु उसका यहाँ था और अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ है। तो विस्थापन की हम एक परिभाषा ये भी लिखते हैं कि अंतिम बिंदु तथा आरंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बस, तो यहाँ पर आरंभिक बिंदु था ये घर उसका, अंतिम बिंदु है दूसरे दोस्त का घर, तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी है, तो यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, 10 मीटर उसने वापस तय करी, तो उसका विस्थापन कितना हुआ, मूल बिंदु से यहाँ तक विस्थापन उसका हुआ 20 मीटर। और कुल दूरी कितनी हुई, अब देखो यहाँ पर दो, मतलब आपको दूरी में और विस्थापन में अंतर अच्छी से समझ में आ जाएगा। दूरी तो होती है कुल तय की गई लंबाई, तो कुल उसने तय की 30 मीटर पहले तय की, 10 मीटर फिर दोबारा तय करी और फिर आ गया 40 मीटर पर, बैठ गया अपने दोस्त के पास बातें करने के लिए। अब उसका विस्थापन कितना हुआ, उसके मूल बिंदु से जितनी उसने आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि 20 मीटर है, तो 20 मीटर उसका हुआ विस्थापन। अब मान लीजिए वो इस दोस्त के घर गया, इसके घर गया, थोड़ी देर 2 मिनट रुका, उससे बातें की, वापिस अपने घर आ गया। वापिस जब वो अपने घर आ गया तो अब वो फिर से अपने मूल बिंदु पर आ गया, तो उसका आरंभिक बिंदु भी मूल बिंदु और उसका अंतिम बिंदु भी मूल बिंदु, तो न्यूनतम दूरी कितनी हुई, न्यूनतम दूरी हुई 0, यानी कि वो यहां से यहां तक गया, 30 मीटर गया और 30 मीटर वापस अपने मूल बिंदु पर आ गया, तो दूरी तय की उसने 60 मीटर, दूरी तय की 60 मीटर और विस्थापन कितना हुआ 0। तो ये अंतर है दूरी में और विस्थापन में। दूरी होती है तय की गई कुल लंबाई और विस्थापन होता है अंतिम और आरंभिक बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, उसको हम कहते हैं विस्थापन। अब मान लीजिए ये एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक लड़का जिसका स्कूल है 10 मीटर दूरी उसके घर से, लेकिन वो दूसरी गली में से होकर जाता है, इधर वो 6 मीटर अपने दूसरे दोस्त के घर गया, वहां से उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया और दोनों साथ मिलकर अपने स्कूल चले गए। ठीक है, तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी, कुल दूरी कितनी तय की, 6 मीटर यहां से चला और यहां से अपने दोस्त के स्कूल गया दोस्त के साथ, तो कुल होगी उसकी दूरी होगी 14 मीटर। अब उसका आरंभिक बिंदु था उसका घर, अंतिम बिंदु है स्कूल, तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो हो गई 10 मीटर। तो इस केस में हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हो गया कि उसे दूरी हुई 14 मीटर और विस्थापन हो गया उसका 10 मीटर। अगर इसको हम इस तरह से माने कि एक बच्चे ने अपने दोस्त के घर जाना है, उसको वो शुरू हुआ यहाँ से ओ बिंदु से, स्कूल से बी से ओ बिंदु पर आता है, ओ से वो ए पर चला जाता है। ठीक है, उसका सीधा रास्ता तो घर का ये वाला था, लेकिन वो यहाँ होके यहाँ जाता है,
तो अब उसका आरंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये, तो आरंभिक और अंतिम के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन। और ये जो विस्थापन है तो इस तरह से अगर हमको बनाते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज हमारे पास बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन जाती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कर्ण की दूरी निकालने के लिए, ये वाली दूरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए, इस भुजा का जो मान आएगा ए बी जो है वो इस भुजा का वर्ग माइनस इस भुजा का वर्ग और उसका अंडर रूट। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 मीटर उसका विस्थापन आ जाता है। हमारा मेन मकसद है दूरी और विस्थापन में अंतर समझना। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर बताया था, विस्थापन भी एक तरह की दूरी ही है, तो इसका भी जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें इसके हम अंकीय मान के साथ साथ दिशा भी बताते हैं। जैसे हमने बताया कि एक बच्चा जो है ओ बिंदु से चलकर पूर्व की तरफ ए बिंदु पर गया, ए बिंदु से दक्षिण की तरफ बी बिंदु पर गया, तो इस तरह से हम दिशा भी बताते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अब हम कहेंगे कि विस्थापन कभी, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है। शून्य के केस में हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक लड़का जो ओ बिंदु से अपने घर से चला, दूसरे दोस्त के घर गया और वापस उस दोस्त से मिलके वापस अपने घर पर आ गया, तो उसका आरंभिक बिंदु भी ओ और अंतिम बिंदु भी ओ, तो उसके द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, न्यूनतम विस्थापन जो उसका कितना हुआ, 0, शून्य। तो विस्थापन शून्य हो सकता है। और एक बात कि विस्थापन हमेशा दूरी से कम आता है। आपके एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विस्थापन के बारे में गलत है। एक तो ये था कि विस्थापन कभी शून्य नहीं हो सकता, और ये था कि विस्थापन हमेशा दूरी से ज्यादा होता है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन दूरी से हमेशा कम ही होता है, अधिक नहीं होता। तो ये सारा दूरी और विस्थापन के बारे में, और उनके अंतर मैंने समझा दिए हैं दोनों वीडियो में। आप खुद अपना तुलना करके इनके अंतर को एक टेबल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारा दूरी और विस्थापन के बारे में। थैंक यू।